नमस्कार। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक काफी दिलचस्प और प्रक्रिया से जुड़े फैसले पर बात करने वाले हैं। राष्ट्रपति बनाम बच्चन और अन्य 1980 का ये मामला है जी। ये मामला जहां तक मैं समझी हूं जमीन के झगड़े और शांति भंग की आशंका से जुड़ा है और खास तौर पर इसमें दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 145 मतलब सीआरपीसी सेक्शन 145 अहम है। बिल्कुल, ये धारा असल में है ही इसलिए कि जमीन या पानी से जुड़े झगड़ों में अगर शांति भंग का खतरा हो तो मजिस्ट्रेट फौरन एक्शन ले सकें। अच्छा, तो हमारे पास स्रोत के तौर पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ही है और इसमें जो मुख्य सवाल है वो ये कि क्या मजिस्ट्रेट को धारा 145 के तहत अंतिम आदेश देते वक्त दोबारा ये कहना जरूरी है कि शांति भंग का खतरा है, खासकर तब जब वो शुरुआती आदेश में ये कह चुके हों। सही, यही क्रक्स है इस मामले का। आइए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर। ये मामला दिखाता है कि कैसे कानूनी प्रक्रिया की बारीकियों और न्याय के असल मकसद के बीच मतलब एक संतुलन बनाना पड़ता है। स्रोत यानी जजमेंट बताता है कि पुलिस रिपोर्ट पर कार्यवाही शुरू हुई और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। हाँ। और इसमें सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि प्रक्रिया की शुरुआत में मजिस्ट्रेट की जो संतुष्टि होती है वो कितनी निर्णायक होती है। अच्छा, तो इस मामले की शुरुआत कैसे हुई? मतलब आपने कहा पुलिस रिपोर्ट आई थी। हाँ, पुलिस रिपोर्ट आई। उसके आधार पर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने 29 जुलाई 1976 को धारा 145(1) के तहत एक शुरुआती आदेश, एक प्रिलिमिनरी ऑर्डर जारी किया। ओके। और उस आदेश में उन्होंने साफ साफ लिखा कि उन्हें पार्टियों के बीच झगड़े से शांति भंग होने की आशंका का संतोष है। मतलब ही सैटिस्फाइड। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ? पार्टियों ने अपने अपने दावे पेश किए होंगे, सबूत दिए होंगे। जी बिल्कुल, दोनों पार्टियों ने अपने रिटन स्टेटमेंट्स दिए, एविडेंस पेश किया, पूरी प्रक्रिया चली और फिर मजिस्ट्रेट ने 17 जुलाई 1978 को अपना अंतिम आदेश फाइनल ऑर्डर दिया। इसमें उन्होंने राष्ट्रपति जो अपील करता थे उन्हें विवादित जमीन पर कब्जाधारी माना, कहा कि कब्जा इनका है। लेकिन जाहिर है मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। हाँ। बच्चन जो प्रतिवादी थे, हाँ, बच्चन इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट चले गए। अच्छा। और हाईकोर्ट ने क्या किया? उन्होंने मजिस्ट्रेट का अंतिम आदेश रद्द कर दिया। अरे क्यों? किस आधार पर? उनका तर्क बड़ा दिलचस्प था। हाईकोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने अपने अंतिम आदेश में ये दोबारा नहीं लिखा कि आदेश सुनाते समय भी शांति भंग की आशंका मौजूद थी या बनी हुई थी। ओहो, मतलब सिर्फ इसलिए कि दोबारा नहीं लिखा? जी। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हाईकोर्ट का ये नजरिया, ये अप्रोच कानूनन सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 145(1) के तहत मजिस्ट्रेट के लिए ये जरूरी और काफी है कि वो शुरुआती ऑर्डर में अपनी संतुष्टि दर्ज करें कि हाँ, शांति भंग की आशंका है। अच्छा। यही संतुष्टि उनको कार्यवाही शुरू करने का अधिकार देती है, जुरिस्डिक्शन देती है। और दिलचस्प बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि कानून में खासकर धारा 145(6) जो अंतिम ऑर्डर से जुड़ी है, उसमें ऐसा कोई नियम नहीं है जो मजिस्ट्रेट को मजबूर करे कि वो अंतिम आदेश में फिर से दोहराएं कि शांति भंग का खतरा बना हुआ है। एक बार कार्यवाही शुरू हो गई तो वो तब तक चलनी चाहिए जब तक ये साबित ना हो जाए कि विवाद की वजह ही खत्म हो गई है, जैसा कि धारा 145(5) में कहा गया है। अच्छा। और इस केस में तो पार्टियों के दावे एक दूसरे के बिल्कुल उलट थे। साफ था कि विवाद तो चल ही रहा था। सही बात है। मतलब जब शुरू में संतुष्टि हो गई तो फिर फोकस बदल जाना चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट ने किसी पुराने केस का हवाला भी दिया? हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने आर.एच. भूटानी बनाम मिस मणिजे देसाई मामले का जिक्र किया। बहुत लैंडमार्क केस है वो भी। अच्छा, क्या कहा गया था उसमें? भूटानी केस में भी यही सिद्धांत तय हुआ था। एक बार मजिस्ट्रेट शुरुआती आदेश दे देता है संतुष्टि के आधार पर, तो फिर जांच का मुख्य फोकस इस बात पर आ जाता है कि शुरुआती आदेश की तारीख पर असल में कब्जा किसका था, एक्चुअल पोजीशन किसका था। हाँ। ओके। अंतिम आदेश देते समय शांति भंग की आशंका का बने रहना वो जरूरी नहीं है। और ये भी कहा कि हाईकोर्ट अपनी रिविजनल पावर में ये नहीं देख सकता कि मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए पर्याप्त कारण थे या नहीं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। रिवीजन का दायरा सीमित होता है। बिल्कुल, जब तक कि कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी ना दिखे, जैसे कि जुरिस्डिक्शन ही ना हो। तो मतलब ये हुआ कि शुरुआती संतुष्टि ही सब कुछ है, वही नींव है। पर अगर मान ले एक पल के लिए कि अंतिम आदेश में शांति भंग का जिक्र न करना एक भूल थी मजिस्ट्रेट की, तो? हाँ,
सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी कहा। उनका मानना था कि अगर ये भूल थी भी तो ये महज एक प्रक्रियात्मक त्रुटि है, एक क्यूरेबल इरेगुलरिटी, अच्छा। जिसे ठीक किया जा सकता था, खासकर तब जब किसी भी पार्टी को कोई वास्तविक नुकसान, कोई प्रेजुडिस न हुआ हो। दोनों को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिला था। तो सिर्फ इस तकनीकी कमी के आधार पर हाईकोर्ट का पूरी कार्यवाही को रद्द कर देना सही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रक्रिया न्याय दिलाने के लिए है, न्याय को रोकने के लिए नहीं। बिल्कुल सही कहा। तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला क्या रहा इस मामले में? सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, सेट असाइड कर दिया, और जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का मूल आदेश था उसे बहाल रखा। मतलब राष्ट्रपति को ही विवादित जमीन पर कब्जादारी माना गया। तो इस पूरी चर्चा से, इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या समझना चाहिए? मुझे लगता है ये फैसला साफ तौर पर दिखाता है कि धारा 145 की कार्यवाही में मजिस्ट्रेट का वो शुरुआती आदेश और उसमें लिखी संतुष्टि कितनी अहम है। हाँ बिल्कुल, वो शुरुआती संतुष्टि ही कार्रवाई की जान है। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि कानूनी प्रक्रियाओं में जो तकनीकी ज़रूरतें होती हैं और जो न्याय का असली मकसद है, उसके बीच सही तालमेल कैसे बिठाया जाए। सही बात है। खासकर ऐसे मामलों में जहां समाज में शांति बनाए रखना सबसे जरूरी है। ये केस दिखाता है कि मजिस्ट्रेट की शुरुआती संतुष्टि कितनी जरूरी है और उसके बाद प्रक्रिया का ध्यान कब्जे के सवाल पर होना चाहिए। जब तक कि पार्टियां खुद न मान लें कि झगड़ा खत्म हो गया। तो एक सवाल ये भी उठता है जो शायद श्रोताओं को सोचना चाहिए कि क्या प्रक्रिया का पालन इतना कठोर होना चाहिए कि वो कभी-कभी न्याय के रास्ते में ही बाधा बन जाए। इस पर विचार जरूर किया जाना चाहिए।